उस पर तो यही डलेगा कि मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट की सिर्फ डेफिनेशन समझाई है आपको, आगे की तो कोई चीज उसके अंदर नहीं आएगी। खैर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात की, उसके बाद बात हमने स्टार्ट की इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स की। सारे कराची की जो है ना वो आवाम यहीं आके जमा होती है, इसी नीचे वाली गली में। न्यू न्यू बंदे भी आते हैं तो यहीं इस गली में आते हैं, और जो यहाँ से निकल रहे होते हैं अल्लाह के पास वो भी यहीं से जाते हैं। सब कुछ यहीं हो रहा है, अब क्या करे बंदा। खैर, एबीसी एनालिसिस की बात हो गई। अब नंबर 4, यूटिलाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सीधा सीधा ये पॉइंट अपने आप को क्लियर कर रहा है कि भाई अगर आप इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं सो यू शुड हैव टू बस नेक्स्ट इज जी, you utilize inventory management software, implement a reliable software system to automate tracking, reordering and reporting. This enhances accuracy and efficiency in managing inventory. जब आपके पास जो भी इन्वेंट्री है अगर वो किसी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर डील होती है तो सॉफ्टवेयर के अंदर गलती के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब तक आप ना करें तब तक वो कोई गलती परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर डेटा गलत ना डाल दिया जाए। सो अगर आप सॉफ्टवेयर की के साथ चलते हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए, तो छोटे स्मॉल बिजनेस में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अलबत्ता एक मीडियम इंटरप्राइज और लॉन्ग इंटरप्राइज के लिए या लार्ज इंटरप्राइज के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की लाजमी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए एक सूटेबल सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोगों को दिया जाए तो? इन्वेंट्री लिखने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगे? बिल्कुल हो सकता है भाई, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल को भी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास नंबर 5, रेगुलर ऑडिट्स। रेगुलर ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? देख रेख, इंस्पेक्शन करना, चेक करना, देख रेख करना। सी क्या करता होता है? चेक करके, किसको चेक करता है? बिल्कुल। इसी तरीके से अगर एक सीए के बजाय एक बीए आ जाता है तो वो क्या चेक करेगा? इन्वेंट्री को। बीए वालों को ही स्टोरमैन की जॉब मिलती है ना, बीए किया हुआ था नॉर्मल स्टोरमैन की जॉब मिल जाती है, छोटा मोटा आईटी का कोर्स किया हुआ था मिल जाती है। सो वो यही काम करते हैं बेचारे, इन्वेंट्री को चेक करते हैं, डेली बेसिस पे ऑडिट करते हैं इन्वेंट्री का। क्या ऑडिट का मतलब ये कि कितनी चीजें ऐसी हैं इनमें से जो कि मेरे पास रनिंग में है लेकिन यहाँ बहुत कम पड़ी हुई है, और मे भी हो सकता है वो आज खत्म हो जाए या कल खत्म हो जाए और कल मुझे सफर करना पड़े इसके हवाले से। सफर से मुराद वो ये वाला सफर नहीं, दूसरा सफर, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल वाला सफर, वो करना पड़ जाए मुझे अपने बिजनेस में। सो ऐसी हो, अगर ऐसा हो जाए अलीशा कि आप जो केक बनाने वाली हो उसका इंग्रेडिएंट आपके पास है ही नहीं आज, सो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाना है ना, सिंपल। सेम यही प्रोसीजर जो है आपको डेली ऑडिट पे बहुत कामयाबी देगा कि अगर आप डेली बेसिस पे अपनी चीजों को चेक करते रहेंगे, इन्वेंट्री को चेक करते रहेंगे, सो कोई भी ऑर्डर आपके पास ऐसा नहीं जो आपके हाथ से खाली निकल जाएगा, ठीक है। सो आप इसको कंडक्ट रेगुलर फिजिकल कंटेंट अकाउंट्स टू reconcile actual stock levels with recorded data. This helps identify discrepancies and potential issues early on. इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं डेली ऑडिट बेसिस पे, सो आप इसकी मुकम्मल डिस्क्रिपेंसी कर लेंगे। डिस्क्रिपेंसी का मतलब चेक करना, ठीक है, किसी हुए हुए अमल को चेक करना दोबारा से, इसको डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। इसी को हम स्क्रूटनाइज भी कहते हैं, स्क्रूटनी वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपको पोटेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे अर्लियर, पहले, और फिर आप उनकी बेसिस पे अपना वो काम कर लेंगे जिससे आपको आगे चल के इन फ्यूचर फटीक बढ़ने वाली है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी नंबर 7, स्टॉक सेफ्टी स्टॉक मेंटेनेंस। सेफ्टी स्टॉक मेंटेनेंस से मुराद डिटरमाइन एंड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक लेवल्स टू अकाउंट फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड स्पाइक्स, डिलेज और ऑर्डर और अदर अनफोर्सीन डिसरप्शंस इन दी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है गाइस? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सप्लाई चेन।
देखो देखो देखो, आपका अगर कोई सप्लायर है, सो इट्स मीन कि आप भी किसी के लिए सप्लायर होंगे, ठीक है। सो वो जितना भी प्रोसेस आपके पास आ रहा है और आपसे आगे जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सप्लाई चेन। क्या कहलाता है जी? अब इस सप्लाई चेन के रिगार्डिंग सेफ्टी स्टॉक मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपके पास जो भी स्टॉक है आप उसको सेफली मेंटेन कर रहे हैं। जब जहां आप इसको सेफली मेंटेन करना छोड़ देंगे, ध्यान देना छोड़ देंगे, तो क्या होगा? सप्लाई चेन टूट जाएगी। अब सप्लाई चेन कैसे टूटेगी? कि आपके पास स्टॉक नहीं था, आपने वहां से भी नहीं मंगवाया, एक पहली चेन टूटी, दूसरी चेन जब आपके पास नहीं था तो आप आगे कस्टमर को भी नहीं दे पाए, दूसरी चेन भी टूट गई, ठीक है। सो ये सप्लाई चेन पूरी तब तक चलेगी जब तक आप इस 7 पॉइंट को और इससे ऊपर आने वाले तमाम पॉइंट्स को इंश्योर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, नंबर 8, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब सीधा सीधा कि आपके पास क्या चीज डिमांडेड है, वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल, और आप उसकी फोरकास्ट के ऊपर कितना कितना इन्वेंट्री जो है वो अपने पास स्टॉक के तौर पे लेके आएंगे या लेके ला के रख देंगे, ठीक है। यूज हिस्टोरिकल डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स टू फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। अब देखो, इम्तियाज हो गया, ठीक है, और ऐसे शॉपिंग मॉल्स हो गए या मिनी स्टोर्स हो गए, वो सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास से जितनी भी सेल्स पर डे में जाती हैं, तमाम सेल्स का रिकॉर्ड उनके पास सॉफ्ट में मेंटेन हो रहा है। सॉफ्ट का मतलब वर्चुअली कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, डेटा के तौर पे। अब वो जितना भी डेटा है डेली वाइज या मंथली वाइज या वीकली या फिर जिस तरीके से भी वो मैनेज करना चाहते हैं उसको, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स का सम निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुई है हमारे पास इस महीने या अगले महीने या पिछले महीने या पिछले वीक या पिछले डे, किसकी रनिंग ज्यादा हुई है। सो अब क्या होगा? अब उनकी इन्वेंट्री के अंदर वो वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा आएगा। अब मेरे पास है ही 2 रैक्स की दुकान है छोटी सी, मुझे पता है यार ये 2 दाने पड़े हुए थे, दोनों बिक गए, अब मुझे डेफिनेटली 2 और 3 और लाके रखने होंगे। ऐसे ही है ना, स्मॉल बिजनेस तो मेंटेन हो गया। लार्ज बिजनेस का क्या होगा? वो इस तरह मेंटेन होता है। उसमें जब ये सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, सो वो आपको बताते हैं डेटा एनालिसिस, आपकी तरह के बंदे उन्होंने डेटा एंट्री वाले रखे हुए, वो एनालिसिस करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि भाई देखो ये चीजें इतनी थी और अब इतनी रह गई, अब खत्म होने वाली है, सो लिहाजा मंगवा लो वरना तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे जी, इसी को डिमांड एंड फोरकास्ट के अंदर रखा गया है। दिस एड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इन्वेंट्री लेवल्स एंड रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। सो 8 हो गए। उसके बाद अगला है हमारे पास 9 और 10, 2 और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ चीजें और हैं। हाँ, कितने हैं भाई? हाँ बस ऐसे ही, यही 11-12 जज्बाती हो गया था मैं। ओके, नंबर 9, जस्ट इन टाइम JIT इन्वेंट्री सिस्टम। अभी JIT इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? अडॉप्ट JIT प्रिंसिपल्स टू मिनिमाइज एक्सेस इन्वेंट्री एंड एक्सीड होल्डिंग कॉस्ट्स। इसका मतलब ये कि, अच्छा ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। वही छोटा सा दुकानदार है जो कि चप्पल बेच रहा है और उसके पास कल को एक खातून चली जाती हैं और उनके 18 बच्चे, ठीक है, मतलब उनके घर में टोटल 18 बच्चे, उनके नहीं, उनके तो भले 1 हो 2 हो। तो अब क्या होगा जब वो 18 के 18 बच्चों को वहां से चप्पल लेके देने वाली हैं, तो क्या वो चप्पल उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है 18 के 18 बच्चों का? नहीं होगा। डेफिनेटली वो यही बोलेगा कि बाजी आप कल आएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब वो क्या करेगा? अगर वो होगा पैसे वाला दुकानदार, उसके पास काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए कि भाई लगाओ लगाओ लगाओ, बिजनेस है, कमा के देगा, सो वो उसके रिगार्डिंग हर एक बच्चे के नाप की उस स्टाइल की 2-2 3-3 जोड़ियां खरीद के ले आएगा। ऐसे ही है ना यार, ये बाद में भी बिकेंगी, ठीक है। ये दिस इज नॉट JIT। अब JIT क्या है? उसने ऑर्डर लिया, वो गया और उतनी ही इन्वेंट्री लाके उसको सेल आउट कर दिया नेक्स्ट डे या उसी दिन, जिस भी तरीके से उसने जिस मीडियम पे भी करना था। तो दिस इज कॉल्ड JIT, जस्ट इन टाइम। क्या किया गया? टाइम के अंदर ही अंदर वो सारा का सारा काम किया गया और बिजनेस को पूरा कर दिया गया। तो ये कहलाता है जी जस्ट इन टाइम। अब देखिए 2 चीजों का फायदा देगा।
वो दो चीजें कौन सी, एक तो हमारी जो इन्वेंट्री रखी हुई है हमारे पास, जगह कम घेरेगी क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं आई। दूसरी चीज ये कि आपकी जो कॉस्ट होगी इन्वेंट्री के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। जब वो 18 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके लेके आता, उसके दो दो जोड़े अलग अलग लेके आता, तो कितनी ज्यादा कॉस्ट बनती उसको, 10,000 के आने से तो 30 के आते, 40 के आते, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वो 10 लाया और उस 10 से उसने 15-20 हजार रुपए बना लिए। और अब क्या होगा, अब इसी तरीके से अगर वो JIT को साथ लेके चलता है तो वो काफी अच्छी सेल्स करेगा। लेकिन फिर वही बात कि दिखेगा नहीं तो बेचेगा कैसे। सो फिर क्या करना पड़ेगा कि उसको हर एक स्टॉक की या हर एक आइटम की, हर एक गुड्स की कम से कम 2 से 3 यूनिट्स लानी पड़ेंगी। एक उसके पास डिस्प्ले पे होगी और बाकी 2-3 से वो अपनी रूलिंग चलाएगा और उसके अंदर भी फिर वो ABC एनालिसिस करेगा। हमने देखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, रेगुलर ऑडिट्स भी करेगा, फिर उसको एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की समझ आएगी। अच्छा आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में तो ये चीज खुद ब खुद आ जाती है, बच्चे छोटे छोटे दुकानों पे लगा दिए जाते हैं काम करने के लिए, वो देखते रहते हैं भाई कैसे इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, वो भी उस तरीके से करने लगते हैं। ठीक है, मैं दुकान पे, मेरे वालिद साहब की भी शॉप है, मैं भी यहाँ से कभी जाता हूँ तो वहाँ बैठा रहता हूँ अक्सर उनके पास, तो मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकली वहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्या ये कहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो बाकी ये चीजें मुझे वहाँ नजर आती हैं, मिलती हैं, सो मुझे एहसास होता है कि ये जरूरी है, ऐसे ही नहीं आपके कोर्स में डाली गई। जब आप कल को कहीं भी जॉब करने जाएंगे, करना तो आपने CIT का काम है ना, IT का काम है, डेटा एंट्री वगैरह का, सो उसके अंदर ये चीजें लाजमी आनी है। ठीक है, नंबर 10, ट्रेनिंग स्टाफ को ट्रेन किया जाए इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप उनके छोटे छोटे सेशंस लेंगे, जिस तरह मैं अब आपका सेशन ले रहा हूँ, आई एम द बॉस, यू आर द स्टाफ एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो इसमें आपको जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बताया था मैंने। इसी तरीके से जहां आप जॉब करने जाएंगे उस सेक्टर में भी अगर वो जरा अक्लमंद सेक्टर हुआ और वो ये समझता हुआ कि काम करवाने से पहले उस काम के बारे में बताना भी जरूरी होता है एक एम्प्लॉय को, सो वो आपको ये चीजें बताएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी होगी उसको, आपको बताएगा और आप फिर उसके बाद उसकी उस दी हुई गाइडलाइंस के ऊपर काम करेंगे और अल्टीमेट गोल क्या होगा कि वो बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये ट्रेनिंग स्टाफ के अंदर आता है। प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू स्टाफ इन्वॉल्वड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। दिस इंक्लूड्स यूजिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर उनको सॉफ्टवेयर चलाने सिखा दिए जाए, एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज को समझना बता दिया जाए, एंड फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ये सारी चीजें उनको बताई जाए ताकि उनकी क्या चीज अच्छी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी हो। उसके बाद नंबर 11, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है जी, रेगुलर रिव्यू एंड रिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस। जब आपने ये पूरे 10 पॉइंट्स डील किए हुए हैं और इन पे आप रोज का काम कर रहे हैं, सो क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी, आपकी इन्वेंट्री मैनेज होना शुरू होगी, बेहतर होना शुरू होगी। रिमेंबर दैट, ट्रस्ट मी, जब आप के सामने कोई कस्टमर आके खड़ा होता है ना और आप उसको ये कहते हैं कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, सो ये छोटी सी ये जो 2 अल्फाज हैं, ये आपका वो कस्टमर आपसे छीनने के लिए काफी है। मैं सच कह रहा हूं, अगेन वो कस्टमर कभी आपकी शॉप पे क्या सोचेगा, यही नहीं। अच्छा चलो, वो बहुत अच्छा कस्टमर है भाई, बहुत 5 वक्त का नमाजी परहेजी आदमी है, ठीक है, शादी भी नहीं की उसने, अल्लाह वाला चल रहा है फुल, तहज्जुद भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो वो भी सेकंड टाइम आएगा, ज्यादा से ज्यादा थर्ड टाइम नहीं आने वाला। मैं आंखों देखा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी ज्यादा, शहजाद साहब ऐसी है ना, टूट जाता है बंदा। या तो आप अपने बिहेवियर को सही नहीं रखेंगे कस्टमर के साथ, छोड़ जाएगा। आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे, छोड़ जाएगा। ठीक है, आप कुछ और ऐसा काम कर देंगे जो उसके खिलाफ होता है, छोड़ देगा। ठीक है, कस्टमर इज जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड, आपको बहुत नखरे उठाने पड़ेंगे उसके। ठीक है, सो बता रहा हूं एक मिसाल, और कोई मिली नहीं तो यही मिसाल है कि ये ऐसा होता है कि आपको इसके बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कस्टमर और बंदों के क्लैशेस आना शुरू हो ना, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने कस्टमर्स को।
वो उस एक बंदे को या दो बंदों को शायद हो सकता है बी ऑन टाइम फारिग भी कर दें, निकाल दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स के साथ बदतमीजी की। सम टाइम कस्टमर गलत भी होते हैं, ठीक है, और उनकी गलती की वजह से भी क्या होता है, कभी कभार मूव ऑन करना पड़ता है एम्प्लॉयज को। सो क्या होता है बेसिकली, पीछे रीजन ये होता है कि जो पैसा आना है कंपनी में वो किसकी वजह से आना है? आप तो पैसा ले रहे हो, आप तो बैठ के पैसा ले रहे हो, वो तो दे रहा है, तो फिर लेने वाले से कौन बेहतर? तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना, इस पे होते हैं सीन। हाँ, तभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हमने देख ली। नंबर 12, मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको कहते हैं KPIS, इन शॉर्ट फॉर्म फाइनेंस के अंदर KPIS भी कहा जाता है। कीप अ क्लोज आई ऑन KPIS सच एज इन्वेंट्री टर्नओवर, फिल रेट एंड ऑर्डर साइकिल टाइम। यानी कि इन्वेंट्री कब है, कितनी है, कहाँ है, कितनी और मंगवानी है, कितने पैसे हैं, कितना साइकिल अमाउंट है मेरे पास, ठीक है, कितना मैं उसको घुमा सकता हूं अपने पास इन्वेंट्री को, उस पैसे को। एनालाइज दीज मैट्रिक्स टू एक्सेस टू द एफिशिएंसी ऑफ योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप ये सारी चीजें मैनेज करते हैं तो ये आपकी एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत करामत साबित होगी। छोटी सी 2 लाइनों की, 1.5 लाइन की एक समरी वो देख लें। Implementing these procedures can contribute to a well organized and efficient inventory management system। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप एक well organized और efficient inventory management system बनाने में कामयाब होंगे। और अगर आपने ये किया तो बेसिकली अल्टीमेट गोल आपकी जो सेल्स हैं वो जाएंगी ऊपर। टाइम क्या हो रहा है? 4:07। थैंक यू। ओके क्लास, नेक्स्ट एक और टर्म हमारे पास आता है, व्हाट इज FIFO। IM क्या है ये आपको बता दिया था क्या इमरान खान? वो तो IK है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शाबाश। सो ये FIFO का क्या मतलब है? FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आइए पहले पाइए। अब हम तीनों पहले पहुंच गए, तीनों ने खा ली, तुम नहीं आई, तुम्हें नहीं मिली, ऐसे ही हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद एंड इज अ मेथड यूज्ड इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक मेथड होता है, 2 मेथड्स हैं जो हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। एक कहते हैं FIFO और एक कहते हैं LIFO, ठीक है। अब पहले FIFO की बात करेंगे, फिर LIFO पे चले जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद, इट मींस दैट the oldest inventory items are used to sold first। यानी कि इसका मतलब ये होगा, FIFO का मतलब ये होगा, अफान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम्स बहुत पुराने रखे हुए, आपको तरजीह किसको देनी है बेचने में? पुराने आइटम्स को। पहले वो निकलेंगे फिर, ठीक है। ये देखो जुमला क्या बता रहा है, इट मींस दैट द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम्स आर यूज्ड और सोल्ड फर्स्ट। इनको पहले सोल्ड करना है, ठीक है, बेचना है। इंश्योरिंग दैट गुड्स डोंट एक्सपायर और बिकम ऑब्सोलीट बिफोर नेवर स्टॉक। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन पुरानी चीजों पे ध्यान नहीं देते बेचने के लिए, सो एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, या तो मार्केट से ऑब्सोलीट खत्म हो जाएंगे या फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों चीजें होती हैं जी, और अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो क्या होगा कि आपको इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा आगे। सो फिर आपको इन्वेंट्री के अंदर